हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम मंत्रा में। मैं हूं एपी सिंह। दोस्तों हम बीच में पढ़ रहे थे स्थूल द्रव्य के गुण पर चैप्टर, उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सामने हूं मैं। तो देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है पॉइसन अनुपात। पॉइसन अनुपात दोस्तों, लघु प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु की पार्श्विक विकृति व अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम पॉइसन अनुपात कहते हैं। दोस्तों इसका सिंबल होता है सिग्मा। पार्श्विक अनुपात कह सकते हैं। और इसको रियल में डायरेक्टली अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो होता है दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं। पार्शियल अनुपात हमारी वो होती है डेल्टा आर अपॉन आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। ये हमारी अनुदैर्ध्य विकृति होती है और ये पार्श्वीय विकृति होती है दोस्तों। लेकिन इस फॉर्मूले में माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। रियल पार्शियल विकृति ऐसी नहीं होती, बट माइनस का चिन्ह लगाया जाता है फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये बनता है हमारा डेल्टा आर एल अपॉन डेल्टा एल आर। न्यूमेरिकल में लगाते नहीं है इस चिन्ह को। इसका दोस्तों सैद्धांतिक मान -1 से और 1/2 के बीच में होता है दोस्तों। इसका मान -1 से सिग्मा का मान 1/2 के बीच में होता है। बट दोस्तों इसका ज्यादातर मान ज्यादा जगह पर जो पदार्थ होते हैं उनके लिए पॉजिटिव मान लेते हैं, अर्थात इसका मान 0 से 1/2 के बीच लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगली चीज आती है हमारी दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर F/A, मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर विमा देखी जाए तो इसकी तो विमा बनती है ml माइनस 1 t माइनस 2। अगर ये दोस्तों वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल में गैस है वो वायुमंडल पर एक दाब लगाती हैं, उन गैसों का जो दाब बनता है वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को ही वायुमंडल दाब कहते हैं दोस्तों। वैसे इसका सिंबल ATM होता है, वायुमंडलीय दाब सिंबल दोस्तों ATM। ये जो चीज के बीच में लग जाए पीछे लग जाए तो इसका मतलब समझना ये वायुमंडलीय दाब है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसको बैरोमीटर और मैनोमीटर से मापा जाता है और इसका मान 1.03 into 10 की पावर -5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है। और बैरोमीटर नामक यंत्र से इसको मापा जाता है दोस्तों। मैनोमीटर भी कहते हैं दोस्तों इसको मापने के यंत्र को। क्या वाली चीज अगर ये दोस्तों घनत्व सिंपल भाषा में कहें तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं दोस्तों। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। थोड़ा उल्टा हो गया, द्रव्यमान अपॉन आयतन। कुछ जगह पर डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ जगह पर रू वगैरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डी से रिप्रेजेंट करें तो m अपॉन
वी, किलोग्राम अपॉन, इसको हम आयतन को मीटर स्क्वायर, लीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर क्यूब वगैरह से लिखा जाता है। और घनत्व का अपना एक वो होता है, क्या नाम है इसका, अपना भी एक होता है, लेकिन इसको मोस्टली रूप से किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब के रूप में वो किया जाता है, मतलब मात्रक को माना जाता है इसका। मीटर के उस आयतन का मात्रक, और ये कैपिटल एम मानिए इसको, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब। अगली चीज है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व दोस्तों किसी पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। अगला पॉइंट है दोस्तों द्रव दाब। द्रव दाब दोस्तों किसी बर्तन की तली पर उसमें उपस्थित द्रव के द्वारा लगाए जाने वाला दाब ही द्रव दाब कहलाता है। किसी बर्तन में दोस्तों ये द्रव है, ठीक है, यहां से देखिए इसकी दूरी h मानी हमने, और इसका जो द्रव है इसका घनत्व d माना, गुरुत्व त्वरण में g माना, तो द्रव दाब P बराबर h d g। दोस्तों पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने एक नियम किया था कि द्रव सभी दिशाओं में एक समान बराबर दाब लगाता है। इस जो पास्कल नियम है, इसके काम के आधार पर हमारी हाइड्रोक्लोरिक मशीन नामक एक मशीन होती है, वो कार्य करती है। जैसे कि उस मशीन का बेस यही है कि द्रव चारों तरफ समान दाब लगाता है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। तो उसके एग्जांपल के रूप में लिख लीजिए पास्कल का नियम हाइड्रोलिक कई चीज आती हैं, लिफ्ट भी आती है और बाइक की कोई मशीन भी है हाइड्रोलिक मशीन के रूप में, ब्रेक भी हाइड्रोलिक की होती है। तो जो बड़े बड़े वाहनों में यूज की जाती है वो हाइड्रोलिक ब्रेक ही होती है दोस्तों, वहां पे उसका यूज किया जाता है। तो एक एग्जांपल लिख देता हूं उसका, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे अगली चीज दोस्तों उत्प्लावन तथा आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लावन बल तथा आर्किमिडीज का सिद्धांत दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जैसे कि आप किसी तरफ में, अर्थात यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूं, ये कोई बर्तन है, इसमें द्रव रखा हुआ है दोस्तों, इतना कोई द्रव भरा हुआ है, आपने कोई गुटका डाला, इतना बड़ा कोई ठोस गुटका डाल दिया इसमें, तो ये ठोस जितना अपना बराबर जितना आयतन ठोस गुटका यहाँ पे हटाता है
उसके बराबर ही जल हमारे जल में ऊपर आ जाता है, जल ऊपर की तरफ आ जाता है। तो यही से सिद्धांत है, अर्थात ठोस अपने भार के बराबर जल हटाता है। क्या दोस्तों, ठोस अब किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डालने पर कोई ठोस अपने भार के बराबर ही द्रव को हटाता है। तो ये आर्किमिडीज सिद्धांत कहलाता है। और दोस्तों जब ये नीचे की तरफ जाता है तो आपने देखा हो कुआं वगैरह में अभी किसी चीज में जब बाल्टी डालते हैं और बाल्टी जब उसके अंदर चली जाती है तो हमको बाल्टी आगे प्रतीत होती है। अर्थात अगर इसको कोई व्यक्ति पकड़े तो अभी ये कोई जल से ऊपर लेवल का है तो अभी इसको ये भारी दिखाई दे रही होगी, लेकिन जैसे जैसे अभी इसके अंदर चली जाती है तो यहाँ पे पहुंच गई, मान लीजिए ये यहाँ पे पहुंच गया, तो इसका मतलब ये है कि आधा तो इसमें वजन कम लग रहा होगा। और जब ये इसके अंदर पहुंच जाएगी दोस्तों, ये जो कोई ठोस है इसके नीचे अंदर पहुंच जाएगा तो ये बल जो ऊपर की तरफ खींच रहा है बंदा, वो ऊपर की तरफ ना खींचे, मतलब एक जगह स्थिर रखता है रस्सी को, तो उसको वजन ना के बराबर महसूस होगा इस कंडीशन के हिसाब से, होगा लेकिन कम महसूस होगा, बहुत कम। यही उस परावर्तन कहलाता है। अब कम क्यों होता है वो मैं आपको बता दूं। द्रव के अंदर से भी नीचे से इस पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है, F बल कार्य करता है, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं दोस्तों। और यह उत्प्लावन बल हटाए गए द्रव के भार के बराबर ही होता है। और भी कई कंडीशन होती है इसमें, जैसे कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरे आंशिक रूप से दबाया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर के ऊपर लगता है, इसको उत्प्लावन बल कहते हैं। और यह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा अविरतता का सिद्धांत। अविरतता का सिद्धांत अविरतता का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों। अविरतता का सिद्धांत, जब किसी असमान द्रव को हम किसी अनुप्रस्थ असमान परिचित वाली नली से गुजारते हैं तो वहां पर उस वस्तु उस असमान द्रव के क्षेत्र मतलब उस नली के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा उस असमान द्रव के वेग के गुणनफल जो मापा होता है पूरी नली के भीतर किसी जगह पर आप लीजिए वो नियत रहता है। आपको बताता हूं पहले, मान लीजिए इस पॉइंट पर इसका ये जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, सॉरी थोड़ा सा बिगड़ गया, ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A1 है और इस वाले पॉइंट पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A2, यहाँ पर वेग V2 और यहाँ पर वेग V1 है। तो इस अविरतता के सिद्धांत से A1 B1 बराबर A2 B2, यहाँ पे A1 अपॉन A2 बराबर V2 अपॉन V1, अर्थात हमारा AB बराबर नियतांक दोस्तों। इसमें कंडीशन क्या है, जल धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा हो। कैसे, धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा हो दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों बर्नौली की फिरमें। बर्नौली की फिरमें ठीक है दोस्तों, ये क्या कहती है, जब कोई असमान तरल असमान द्रव अर्थात कोई आदर्श तरल, देखो दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, तरल में द्रव और गैस दोनों आते हैं, असमान द्रव और तथा गैस, इसका मतलब आदर्श तरल कह सकते हैं हम उसको। तरल सभी तरल तरल हो सकते हैं लेकिन सभी तरल द्रव नहीं होते दोस्तों, ठीक है। जब कोई आदर्श तरल किसी मतलब कि किसी जगह से आप कह सकते हैं कि
आदर्श तरल धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, कोई आदर्श तरल धारा के प्रवाह प्रवाहित होता है तो पथ पर प्रत्येक बिंदु पर, पथ के प्रत्येक बिंदु पर उसमें जितनी भी ऊर्जा होती है, जितनी प्रवाही ऊर्जा होती है, सभी ऊर्जा का योग नियत रहता है, अर्थात एकांक आयतन पर उसकी ऊर्जा नियत रहती है। दोस्तों ये क्या था, बर्नौली प्रमेय थी। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसके बाद में सॉल्व करने के बाद एक फॉर्मूला निकल जाता है, P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक। ठीक है, इसमें दोस्तों ये और ये दोनों द्रव की एक स्थिति ऊर्जा कह सकते हैं, और दूसरी टर्म में इन दोनों को हम सामान्य अर्थों में स्टैटिक दाब भी कहते हैं। स्टैटिक दाब, द्रव का स्टैटिक दाब कह सकते हैं, स्टैटिक, जबकि इसको गतिज दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो ऊर्जा का योग होता है वो नियतांक होता है। ये बर्नौली प्रमेय, बर्नौली ने ये चीज बताई थी इनको। दोस्तों दिल कई बार स्टार्टिंग फॉर्मूला प्रश्न आ जाते हैं कि दिल का दौरा पड़ता है तो वो किस पर डिपेंड करता है, जो दिल का दौरा पड़ता होता है वो किस सिद्धांत पर होता है, तो वो होता है बर्नौली प्रमेय पर ज्यादा पर। ठीक है दोस्तों, तो इसके अनुप्रयोग में आता है हार्ट अटैक वगैरह। हार्ट अटैक किस सिद्धांत पर होता है, तो वो बर्नौली प्रमेय के आधार पर। अगला पॉइंट है दोस्तों टॉरिसोली की प्रमेय। टॉरिसोली ने क्या कहा कि किसी द्रव पर, किसी बैतूल द्रव पर यदि आप कोई वस्तु को बह रही हो, मतलब या फिर इस टाइप से देखिए, किसी द्रव के ऊपर से कोई ठोस पदार्थ है, गुटखा वगैरह कुछ बह रहा हो, तो उसके साथ साथ जो कण होते हैं वो भी बहने लगते हैं। अर्थात इसमें जो द्रव जो वो चल वो कर रहा होगा, मतलब ठोस गति कर रहा होगा, तो उसकी जो गति होगी क्या होगी दोस्तों, उसकी जो गति होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, वो कितनी दूर तक चलेगी, उस गति के लिए क्या फॉर्मूला है, उसके बारे में हमको टॉरिसोली ने बताया। सॉरी की प्रमेय। दोस्तों जो इसका वेग होता है उसके लिए फॉर्मूला आता है 2gh, जहाँ h हमारी गहराई कह सकते हैं, या फिर द्रव में जितनी जगह चलती है वस्तु, उसको जितने गुटखा चलता है, जितनी मतलब जितनी दूरी तय करता है उसको h, उस दूरी को हम h मान सकते हैं। तो उसके हिसाब से v बराबर जो वेग निकला हमारा वो √2gh होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों श्यानता। श्यानता क्या होती है दोस्तों, जब किसी द्रव की एक परत के ऊपर उस द्रव की कोई दूसरी परत चलती है, मतलब जैसे पहले से कोई परत ही चली थी, अब इसके ऊपर एक परत और चलने लगी, तो इन दोनों परत के बीच, जो द्रव की बात कर रहा हूँ मैं, एक तरह से पानी मान सकते हैं, जल मान सकते हैं, उन दोनों परत के बीच में एक घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है जिसको उसका श्यानता बल कहते हैं, और इस आंतरिक घर्षण को हम श्यानता कहते हैं। दोस्तों आप जानते हैं जब कोई घर्षण बल होता है तो वो हमेशा क्या करता है, गति की, जो वस्तु गति कर रही है उसका विरोध करता है, अर्थात यहाँ पर हमारा जो श्यान बल होता है, श्यानता होती है, ये भी उन दोनों परतों के आपेक्षिक गति का विरोध करती है। और ये श्यान बल जो होता है दोस्तों, ये प्रोपोर्शनल होता है एफ के और माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स के, इसीलिए एफ बराबर यहाँ पर ईटा लगता है दोस्तों
ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। ये श्याम कलर दोस्तों फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारा ये ए क्षेत्रफल हुआ और ये हमारी वेग प्रवणता हुई जो आपने पहले पढ़ी हुई दोस्तों। दोस्तों एक बात और है, यदि कोई आर त्रिज्या का होगा, मान लीजिए जल है, इसमें कोई आर त्रिज्या का गोला सीमांत वेग b से गति करे तो इस पर लगने वाला जो कार्य से कार्य करता है उसका मान जितना होगा, उसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसके लिए स्टोक्स ने नियम बताया, स्टोक्स का नियम। इसके लिए स्टोक्स ने फॉर्मूला बताया कि इस बल का मान, बल का मान एक्सेप्ट करेंगे, बल तो F बराबर 6 पाई ईटा वी आर, ये होगा दोस्तों। बल हमारा न्यूटन से प्रिंट किया था वो तो आप जानते ही हैं। दोस्तों कोई भी द्रव हो, उस द्रव में आप सिकुड़न की और फैलने की क्षमता होती है। ये सिकुड़ने की क्षमता होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, द्रव का पृष्ठ तनाव। अर्थात आपने कभी देखा हो कोई भी इंसान हो, किसी व्यक्ति कोई जब तनाव में होता है तो उसके चेहरे पर सनक आ जाती है, ये सिकुड़न सी आ जाती है, तो हम कहते हैं अंदर तनाव में है। तो इसी के ऊपर इसका नाम रखा है पृष्ठ तनाव। प्रत्येक द्रव में दोस्तों सिकुड़न की क्षमता होती है, उसी के आधार पर जो द्रव सिकुड़न की क्षमता होती है उसको हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका फॉर्मूला था दोस्तों, इसको टी से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, कुछ जगह ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम टी एस दोनों लेते हैं। टी एस बराबर एफ अपॉन एल, जहाँ एल इसकी लंबाई, ये छोटी दूरी की लंबाई, और एफ तो आप जानते हैं हमेशा एफ का मान बल से रिप्रेजेंट किया, बल को हमेशा एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है मोस्ट जगह। दोस्तों एक पृष्ठ ऊर्जा होती है, पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में बताता हूं आपको। जब कोई अणु को, जब किसी कि कोई द्रव है उसके अंदर के अणु को बाहर तक लेके आना पड़ता है, लेके जाते हैं, कोई अणु बाहर तक जाते हैं, फैलने की क्रिया होती है इसकी तरफ की, तो वहां पर उन अणुओं को एक आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ये आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य ही हमारा पृष्ठ ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है दोस्तों, पृष्ठ ऊर्जा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु किया गया कार्य और क्षेत्रफल में वृद्धि। दोस्तों इसको W से प्रिंट करते हैं और इसको डेल्टा ए से, ठीक है। अगर दोस्तों अगर द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए जो किया गया कार्य होता है, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए जो कार्य होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अर्थात इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों W बराबर होता है
टी डेल्टा ए। डेल्टा ए अर्थात पहले दूसरे क्षेत्रफल माइनस पहला क्षेत्रफल, जो भी तो बढ़ेगा, पहले इतना था अब इतना हो गया। वृद्धि कितनी हुई, इसमें से इसको घटा दो तो हमारी इतनी वृद्धि आ जाएगी, ये जो हमारी वृद्धि है ये आ जाएगी डेल्टा ए बराबर। इस हिसाब से a2 माइनस a2 का a1 कह सकते हैं, और a2 माइनस a1 में डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं तो आता है 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से दोस्तों ये तो वायु के बुलबुले के लिए, वायु के बुलबुले के लिए, जल के बुलबुले के लिए, लेकिन वहाँ साबुन का जो बुलबुला होता है उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके लिए क्या होता है, W बराबर T टू डेल्टा ए, क्योंकि इसमें दो परत होती है दोस्तों साबुन के बुलबुले में, इसीलिए दो का मल्टीप्लाई हो जाता है। T इंटू 2 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर। अब लीजिए आपके दोस्तों आधिक्यता। आधिक्य दाब, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, द्रव का साबुन का बुलबुले की बात हो या फिर वायु के बुलबुले की बात हो या जल के बुलबुले की बात हो, तो इनके जो आंतरिक दाब होता है वो इनके बाह्य दाब से अधिक होता है दोस्तों, इसके कारण इनकी सतह फूलती है, फैलती है। तो इन दोनों दाबों के बीच में जो अंतर होता है उसको हम आधिक्य दाब के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब द्रव की बूंद के भीतर जो आधिक्य दाब होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है, सॉरी द्रव की बूंद के, द्रव की बूंद के लिए होता है फॉर्मूला दोस्तों P बराबर 2T अपॉन R, ठीक है दोस्तों। P बराबर होता है 2T अपॉन R, तथा और दोस्तों द्रव के अंदर कई बार वायु के बुलबुले होते हैं, उनके अंदर भी एक आधिक्यता होता है। तो द्रव के भीतर या मध्य कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों, अंदर भी कह सकते हैं, वायु का बुलबुले उसके लिए फॉर्मूला P बराबर 2T अपॉन R होता है। बट दोस्तों जो साबुन का बुलबुला होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है, थोड़ा चेंजेबल हो जाता है, साबुन का बुलबुला, उसके लिए फॉर्मूला, क्योंकि साबुन की दो परत होती है, डबल परत होती है दोस्तों, इसीलिए पृष्ठनाम दोगुना हो जाएगा और 4T अपॉन T, क्योंकि पृष्ठनाम को हम से डिवाइड कर रहे हैं T से, तो 4T अपॉन R इसका आधिक्य दाब कहलाएगा दोस्तों। अगली चीज दोस्तों हमारी किसी धातु, दोस्तों जब आप किसी पतली नली को किसी द्रव से भरे हुए किसी बर्तन में लगाते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ नलियों में पानी ऊपर चढ़ जाता है, कुछ नलियों में पानी ऊपर नहीं चढ़ता। तो दोस्तों जो पानी ऊपर चढ़े या फिर कुछ नली में, कई बार ऐसा होता है कि नली में पहले से पानी है और किसी बर्तन में डालते ही उस नली का पानी सरकता जाता है। ये जो घटना होती है दोस्तों किसी धातु की नली, किसी धातु कहलाती है। और दोस्तों इसमें क्या होता क्या है कि जो द्रव नली को भिगो दे, उन द्रवों की वो द्रव हमेशा नली में ऊपर चढ़ते हैं, जो द्रव नली को नहीं भिगो पाते हैं वो हमेशा नीचे चढ़ते हैं। इसमें एक क्या नाम है, एक वो कोण होता है स्पर्श कोण, उसका बहुत बड़ा योगदान है। पारा हमेशा नीचे की तरफ आता है, पारा का कोण स्पर्श कोण होता है 145 डिग्री, तो 135 डिग्री को पारे का स्पर्श कोण बराबर 135 डिग्री दोस्तों, तथा हमारा जो जल होता है, जल का स्पर्श कोण होता है 15 डिग्री, जिसके कारण दोस्तों जल ऊपर चढ़ जाता है तथा पारा नीचे चढ़ता है।
दोस्तों अगली चीज है किसी धातु में द्रव के उन्नयन के लिए सूत्र। क्या सूत्र होता है दोस्तों? उन्नयन का सूत्र H बराबर 2T अपॉन R रो G, ये सूत्र होता है दोस्तों किसी धातु में द्रव के उन्नयन के लिए। और इसको जब हम दोबारा ज्यादा यूज करते हैं तो ये आता है, पहले हम फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। H बराबर 2T अपॉन R रो G। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आता है किसी धातु में किसी द्रव के उन्नयन के लिए। वही पे दोस्तों अगर यहाँ पे स्पर्श कोण आ जाए, स्पर्श कोण वगैरह का मान दिया हो तो उसके लिए थोड़ा फॉर्मूला चेंज होता है, क्योंकि जब किसी चीज का मान दिया होता है तो इसका मतलब ये कि उसका यूज है उसमें क्वेश्चन में, तो वहां पर फॉर्मूला हमें लगता है 2T cos थीटा अपॉन R रो G H बराबर। तो दोस्तों आज मैं जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और सभी एग्जाम में जो जरूर आते हैं, तो सबको एक बार नोट कर जरूर नोट करना। और आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।